अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज ज़रा हमारे प्रोग्राम का रंग थोड़ा सा बदला हुआ होगा। उसकी वजह ये कि हमारी एक न्यूज़ कास्टर जिनको हमने सबसे पहले आपको याद दिलाया कि PTV की न्यूज़ कैसी होती थी, और उसके बाद हमने सलीम मेमन साहब का जो सिंधी के भी न्यूज़ कास्टर थे, बताना ये था कि जो हमारे यहाँ न्यूज़ कास्टर्स उस वक्त होते थे उनका अदर देन मतलब न्यूज़ उनका शौक़ था, और बेतहाशा शौक़, और उसके लिए उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी समझा जाता था। तो वो सब लोग अपने अपने जिन प्रोफेशन से वाबस्ता थे, जो उनके दूसरे मशागिल थे या दूसरे, आप समझ लीजिए, मैं उसको प्रोफेशन ही कहूँगी, ज़्यादातर लोग टीचिंग में थे जैसे। तो हमारे ज़्यादातर न्यूज़ कास्टर्स जो हैं वो टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता थे। एक आध लोग बिज़नेस भी करते थे, वो प्रोफेशनल बिज़नेस कम्युनिटी थी। तो हमारे पास जो सबूहा खान साहिबा थी, बहुत सीनियर न्यूज़ कास्टर, उनके आप ज़रा कमालात सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि एक तो उन्होंने अपना यानी पैरेलल ब्यूटी सैलून खोला, और को 30 साल हो गए, और वो भी चलाती रही। उसके साथ वो पढ़ाती थी स्कूल में। आई वॉज ऑल्सो ए स्कूल टीचर एंड स्टिल आई वुड लव टू टीच इन स्कूल। इन्होंने उसके बाद जो किताबें लिखनी शुरू की हैं तो कमाल कर दिया। म्यूज़िक में ये बड़ा ज़बरदस्त इनको क्लासिकल गाना गाती हैं, और वो पुराने गाने जो अब लोग कहते हैं मतरूक, लेकिन हमें तो आज भी वही अच्छे लगते हैं। उन्हीं की रीमेक बनाई जाती हैं और बहुत कुछ होता है। तो म्यूज़िक के हवाले से इनकी वैसे तो 4-5 किताबें मैं अभी आपको नाम बताऊंगी, लेकिन सावन घर आजा इनकी एक किताब है। उसमें इन्होंने ये बहस की है कि म्यूज़िक पहले कैसा होता था और आज कैसा है। तो इनसे वो इक़्तिबास सुनते हैं, एंड आई एम श्योर आपको बहुत बहुत लुत्फ़ आएगा। यू विल डेफिनेटली एंजॉय, चूँकि अब आपको ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम सबूहा। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपका हम वो असली रंग जो अब है न्यूज़ छोड़ने के बाद PTV, वो हम लोगों से मुतारिफ़ करवा रहे हैं। तो आपकी एक किताब है, वैसे तो आपकी 4-5 किताबें, 6 किताबें। ज़रा नाम बता दीजिए पहले प्लीज़। सबसे पहले मैंने दिल्ली से डिफेंस। हाँ, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किताब थी। वो सबसे ज़्यादा लोगों ने पढ़ी है, शायद उनका अपना तजुर्बा उसी से गुजरता है। एग्जैक्टली इस वजह से। फिर उसके बाद मैंने महवर की तलाश एक किताब लिखी है। अच्छा। वो आइडेंटिटी के बारे में है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है। अच्छा। और अगर वो 50 साल फ़र्ज़ करें टोरंटो में रह चुके हैं, जब उनसे पूछें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो अपना पुराने जगह की बात करते हैं। अच्छा। तो उस तरह का है, बहुत से लोगों का मैंने लिया है। ग्रीक्स हैं, उनका लिया है। चाइनीज़ वैसे जितना चाइनीज़ को मैंने देखा, वो अपनी तहजीब से बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। मसलन उनके सब बच्चे चाइनीज़ बोलते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो भी बच्चे जाते हैं वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। मेरे अपने पोता पोती उर्दू में बात करो तो समझ लेते हैं, मगर बोल नहीं पाते। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में, आज से 25-30 साल पहले तो मैं देखती थी, किसी से पूछो आप कहाँ के रहने वाले, कहते थे जी मैं लखनऊ का हूँ। जी। आप पंजाब के कोई लोग होंगे, उनसे पूछे, वो जी मैं तो ईस्ट पंजाब से आया था, मैं अमृतसर का हूँ, या मैं लुधियाने का हूँ, मैं जलंधर का हूँ। तो और यही सिंध चूँकि लोकल्स थे, तो वो कहते हैं हम तो सिंधी हैं जी, मैं जैकब, फिर भी वो कहते हैं मैं जैकबाबाद का हूँ, मैं खैरपुर का हूँ। तो ये सूरत हाल तो और है। मेरा ख्याल कई नस्लें लगती हैं, कम से कम 2 तो लगती हैं, जिसमें हाँ, अपनी शनाख्त बनाने के लिए, शनाख्त बनाने के लिए हम उस जगह के। फिर मैंने एक पाकिस्तान का सफ़रनामा लिखा कि यहाँ से हम सवात और हुंजा वगैरह गए थे, तो उसका मैंने एक सफ़रनामा लिखा है। और फिर मैं इंडिया गई थी, कई मरतबा इंडिया गई हुई, यही अपनी लिटरेरी चीज़ों की वजह से। और वहाँ मैंने वो लिखा है जिसका नाम है इंडिया इंडिया। अच्छा। उसका नाम इंडिया है। और वो वहाँ पहली मर्तबा जब मैं गई तो मुझे कैसा लगा, और मैं क्योंकि दिल्ली गई तो मैंने अपना घर देखने गई, वो तमाम उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे आज भी मैं पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बहन भाई जो कभी शायद नहीं गए वहाँ पे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था सुन के। तो उसके बाद फिर मैंने एक और किताब लिखी है, सावन घर आजा। सावन घर आजा का एक इक़्तिबास जब याद है हम सब लोग इकट्ठे होते हैं जब, तो आपने उस दिन सुनाया तो सबको बहुत लुत्फ़ आया, जो म्यूज़िक के हवाले से था। जी म्यूज़िक। आज हम कैसा म्यूज़िक देख रहे हैं, और वही सब्जेक्ट पुराने म्यूज़िक में कैसे होता था, तो उससे एक इक़्तिबास सुना दीजिए। मैं ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन देखा जाए तो वो ह्यूमरस है, उसमें एग्जैक्टली ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कहा कि ज़रा प्लीज़। तो हाँ, इसका नाम है इंडियन फिल्में और लड़कियाँ। अच्छा, वेरी गुड। और मुझे ये ख़ास तौर पे कहा गया था कि आप ये
पढ़ें, इसके बारे में कुछ लिखें। उस वक्त तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन जब लिखा है मैंने तो मालूम नहीं कितनी जगह पे हम पढ़ चुकी हैं और लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो इसी की फरमाइश करते होंगे बार बार। जी, तो जाहिर है कि पूरा तो यहाँ पढ़ा नहीं जा सकता, तो थोड़ा थोड़ा मैं हिस्से बताऊंगी उसके। हाँ। जैसे शुरू का हिस्सा मैंने लिखा है कि आज इस लड़की जो है, मैंने वो तंजन लिखा है कि आज इस लड़की की यादों का ये आलम है कि तमाम यादें फेड आउट और आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। इसकी तस्दीक के लिए कल एक वाक़या पेश आया जब हमने सुहेल कदीर को फ़ोन किया और कहा कि क्या वो ये वाला गाना गाते हैं। गाना था कि जिन रातों में नींद उड़ जाती है, क्या कहर की रातें होती हैं, दरवाज़ों से टकरा जाते हैं, दीवारों से बातें होती हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है कि सुहेल ने हैरत से गाना सुना और कहा, खुदारा मैंने ज़िंदगी में कभी गाना गाऊंगा तो क्या, मैंने सुना भी नहीं। लेकिन फिर मैंने आगे लिखती हूँ कि आजकल सुहेल कदीर का ज़माना तो वो ज़माना है कि ना दरवाज़ों से टकराने की ज़रूरत है, ना दीवारों से बातें कर रही। बस स्काइप का एक बटन दबाया और महबूबा सामने। अब बेचारे फ़कीर क्या करें जो तावीज़ दिया करते थे और कहते थे कि महबूब से जुदाई 15 दिन में माशूक सामने। पीरों फ़कीरों का बिजनेस तो ठप हो गया, क्योंकि आजकल तो लम्हों में महबूब सामने। आजकल 15 दिन में तो महबूबाओं का अंबार लग सकता है। छम्मक छल्लो चाहिए तो वो मौजूद है, और लैला मैं लैला सबकी मैं लैला गोया एक जब में गफ़ीर है, एक जॉइंट वेंचर है। मजनू अहमक ने एक लैला के लिए जान दे दी, और यहाँ लैलाओं का जब में गफ़ीर। हर कदम पर एक नई लैला, क्योंकि वी वांट चेंज। यस। और फिर मैं कहती हूँ कि ऐ देखने वालों, मुझे हंस हंस के ना देखो, ये उम्र कहीं तुमको भी मुझसा ना बना दे। वाह वाह। फिर बहुत से इसमें गानों का जिक्र है। और फिर एक जगह है कि जब मैं कह सकते हैं कि 14-15 साल की थी, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। मैं बताती हूँ कि फिर फिल्म जुगनू के साथ नूरजहाँ की लाफानी आवाज़ हर तरफ फैल गई। गाना था आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। और हमने जब भी ये गाना गाया, अम्मा से यही सुनने को मिला कि क्या बेहुदा गाने गाती हो। मगर क्या करें, हर गाना बेहुदा ही होता था। उस वक्त बेहुदा होता था। उस वक्त, हाँ। मेरे आजकल तो उससे कहीं आगे बढ़ गए हैं जी। तो फिर एक और मैंने एक बहुत पुराना गाना लिखा है कि मैंने एक गाना गाती थी जो मैं 2 साल की उम्र में गाती थी, और ये गाना 1947 में मैं गाती थी अपने भाई के लिए, जो कि मुझसे पहले पाकिस्तान आ गए थे। और मैं कहती थी जिया भर माँ के अखियाँ मिला के, जिया भर माँ के चले नहीं जाना। तो ये तो फिल्मों का कमाल था कि हम ये गाना गाते थे, और उसी उम्र में हमें आशिक बना दिया, क्योंकि बाद में ये गाना भाई के अलावा हमने और जगह भी इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर मैंने कुछ राज कपूर, दिलीप कुमार और फिर उसके बाद वहीद मुराद का जिक्र किया है, और कहा है कि सब अपनी अपनी जगह इतने ज़बरदस्त हीरो थे कि लोग मरे जाते थे। फिर मैं उसके बारे में कहती हूँ, वहीद मुराद के बारे में कहती हूँ कि उस ज़माने में यह आलम था कि जब सिनेमा के स्क्रीन पर वहीद मुराद का चेहरा उभरता था तो पूरे हॉल में एक आह की आवाज़ आती थी। सड़क पर जाते जाते लड़के आवाज़ लगाते थे, अकेले ना जाना। सबके दिल की जान, अरमान और ख्वाहिश वहीद मुराद थे, और दिल में उसकी सूरत बसाकर लड़कियां सोचती थीं कि हमारा घूंघट उठाकर रही कोई वहीद मुराद जैसा बांका कहेगा कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो। मगर जब घूंघट उठता था तो सामने कोई कांगड़ा सा आदमी खड़ा होता था, अरमानों का खून हो जाता, और फिर हैरान हूँ दिल को रोंग के पीटूं जिगर को मैं। कभी फिल्मों ने ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि घूंघट उठने पर राज कपूर या वहीद मुराद की जगह निराला या जॉनी वॉकर भी हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारी अम्मा बहुत, हम जब ख़राब गाना गाते थे, अल्फाज जिसके बुरे होते तो हमारी अम्मा हमेशा हमें डांटती थी। और फिर मैं आगे लिखती हूँ, फिर आजकल के गाने और फिल्में कि हम बिल्कुल अपनी अम्मा ही की तरह कहते हैं कि क्या बेहुदा गाने हैं। अमिताभ ने एक फिल्म में एक नारा लगाया कि जुम्मे का वादा है चुम्मा दे दे। उसके बाद तो आज चुम्मों की इतनी भरमार है कि जैसे नीलामी हो रही है। नीलामी हो रही है। एक और गाना पाकिस्तानियों के लिए बड़ा खुशाइंद कि जो काम पाकिस्तान आर्मी ना कर सकी, बल्कि कहिए कि समझ नहीं सकी, वो काम एक मामूली चुम्मा कर सकता था। एक इंडियन गाना है कि एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे और बदले में दिल्ली बिहार ले ले। वाह 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 वाह, ये तो हमारी पाकिस्तानी फौज को ये तरकीब सुझानी चाहिए।
ये आइडिया इमरान खान साहब को देना चाहिए। Yes. दिल्ली और बिहार तो क्या, बम्बई भी हमारी झोली में आ गिरेगा। बिल्कुल। सवाल जवाब हमारे ज़माने में भी होते थे, मगर बड़े मासूमाना, कि भाई बादल में क्या चीज़, हमने कहा सुनहरा आंचल, आंखों में क्या चीज़, अजब सी हलचल। आजकल तो बकौल शायर इसके पीछे क्या है और उसके पीछे क्या है, बल्कि आप तो डायरेक्ट सवाल करते हैं कि चोली के पीछे क्या है। वाह। वक्त ज़ाया करना नहीं मांगता। मैं कहती हूँ ये क्या ज़रा सी अंगिया पहनकर ये लड़कियाँ नाचती हैं, तो मेरा बेटा हंस के कहता है, अम्मी जी आजकल यही सब बिकता है, आप चैन से बैठें। हमारा वक्त था कि अनारकलियाँ और अपने सलीमों की खातिर सब कुछ छोड़कर भाग गई थीं, और आज वही अनारकली कहती है कि छोड़ छाड़ अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। मगर आज ना बेगैरत अब्बा खुदकुशी करते हैं और ना सलीम कोई एहतजाज करता है। अल्लाह जाने क्या हो गया है, बड़े ही बेहुदा गाने हैं, बंद करो टीवी को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब देखिए, बेहूदगी का मेयार बदलते 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 आधी सदी के बाद यहाँ तक आ गया कि जब तक आप मुकम्मल तौर पे बेहूदगी को डिफाइन ना कर दें वो अच्छा और कमाल ये कि बच्चों को वो भी बेहूदगी नहीं लगती, वो कहते हैं ये आर्ट। हाँ, ये आर्ट है। वैसे डांस की अगर आप बात करें, अगर हम जोश साहब की तरफ चले जाएं, जोश मलियाबादी जो कहते हैं कि आज़ा की शायरी है रक़्स, तो फिर अगर अब माधुरी का वो गाना जब हम देखते हैं तो मुझे उसमें यकीन करेंगी, मतलब हो सकता है मेरे नाजरीन को ये बात देर में समझ में आए, जब इस पर गौर करें, गौर करने का टाइम नहीं है किसी के पास। मुझे उसमें कहीं वल्गैरिटी नज़र नहीं आई, सिवाय उस पोर्शन के, वो जो एक खातून नीना गुप्ता शायद है उसका नाम, वो जो बीच में लेके जाती है, डोमनी जो होती है मरासन, उसका जो जेस्चर है दैट इज़ वल्गर। हाँ, कह सकते, दैट इज़ वल्गर, वो जो बीच में खातून का जो सिलसिला है। लेकिन वो जो अगर आप उसको उसके डांस की बात करें तो वाकई आज़ा की शायरी, यकीनन बिल्कुल। हाँ। आज़ा की फिर हमें एक तरफ पाकीज़ा नजर आती है, मुजरे, वो दुपट्टा, यानी मुजरा करने वाली भी दुपट्टा सर पे ओढ़ के, क्योंकि वो सब एक तहजीब का, वो तहजीब का हिस्सा था, तहजीब का हिस्सा था। और आपको याद होगा अवध की तहजीब में शाम अवध और सुबह बनारस उसके जवाब में लिखी गई, तो उसमें यही था कि लोग अपने बच्चों को तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजते थे। बिल्कुल, उनके पास भेजा करते थे, यकीनन। तो ये भी एक दौर है जिसको डिफाइन किया गया, वो लिटरेचर का हिस्सा है। लिटरेचर का हिस्सा है, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि वक्त के साथ जब चीज़ें बदलती हैं, जाहिर है कि वो ख़वातीन क्या करती थी, हाँ। जो बिकता था वो बेचती थी। अब आजकल भी वही है, जो बिकता है वो बेचा जाता है। आजकल आज तो अगर आप उस तरह दुपट्टा पहन के और उस तरह कहीं बैठ जाए तो कोई आपको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, लिफ्ट की तो बात, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो वही करते हैं जिसकी वजह से बिकता है, वही हमारी फिल्मों में हो गया। हाँ, बिल्कुल, जो बिकता है बस वही, हाँ, वही बेचा जाता है। पाकिस्तान की फिल्में जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में में देखते हैं, उसके बाद की भी, यानी मोहम्मद अली, ज़ेबा, बाबरा तक भी जो है ना फिल्म स्टार, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। हमें वो वल्गैरिटी तो दूर की बात है, हमें उसमें कहीं भी कोई ऐसी, सिवाय कुछ पंजाब का चूंकि कल्चर इस तरह का था, तो वो भी पंजाब की भी जो डांस है, लेकिन जब उन्होंने हीर रांझा बनाई तो कमाल कर दिया। मुझे तो, मैं तो हैरान, मैं जब क्लासिक्स में रखती हूँ तो ऐसे लगता है कि वाकई हीर ऐसी ही होगी, जो बड़ी लंबी चौड़ी जट्टी जो है, बिल्कुल। कौन थी? फिरदौस थी। अदरवाइज वो मुझे सच्ची बात ये कि कभी अपील नहीं किया उन खातून ने, लेकिन जब मैंने हीर रांझा देखी तो मुझे आज भी जहन में, जब हीर रांझा की कहानी हम फोक स्टोरीज पढ़ते हैं तो मुझे लगता है हीर 100% ऐसी ही होगी। बिल्कुल। जबकि पंजाब का, हाँ, मैडम नूरजहां को अनारकली में देख के यकीन नहीं आता था कि अनारकली ऐसी भी हो सकती थी। लेकिन हाँ, मधुबाला को देखकर, मधुबाला को बिल्कुल नहीं, एक चीज़ और भी देखिए, सिर्फ ये बात नहीं है कि हम लिटरेचर का हिस्सा है, लिटरेचर में तो और बहुत चीज़ें आ जाती हैं। कोर्स का हिस्सा है उमराव जान अदा, शरीफ ज़ादा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा की जो किताबें जो हैं वो उर्दू लिटरेचर में हमेशा जिंदा रहेंगी। और कोर्स में, यानी कहते हैं कोर्स में ऐसी किताबें नहीं लगाई जाती या ऐसे, लेकिन उर्दू एडवांस जिसको आप कहते हैं, तो उसमें वो कोर्स का हिस्सा है। तहजीब की उर्दू भी आप देखिए कितनी अच्छी है, और जिस तरह से वो शायरी उसमें की गई है जी, तो उस किताब को तो रखल कोई हर्ज नहीं अगर लगाया जाए। वो अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है कि यही उमराव, क्योंकि हमें कॉपियाँ करने की तो आदत है ना, हमारे यहाँ पहली जो उमराव जान पाकिस्तान में बनी थी, रानी थी इसमें, रानी हसन तारिक, बहुत खूबसूरत मूवी थी, नो डाउट। हमें उस वक्त तक खूबसूरत लगी जब तक हमने
नवाब मुजफ्फर के महल में पिक्चराइज की गई रेखा की, और रेखा कहती है मैंने किसी फिल्म के लिए इतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि लहजा सीखना, लहजे की अदायगी सीखना, उस तहजीब को सीखना, वो डांसर थी लेकिन उसने उस क्लासिकल डांस को उसको अपनाया जो बिल्कुल। उसके बाद माशाल्लाह हमारे यहाँ एक टीवी सीरियल भी बनी, जोरा निगाह साहिबा ने वो लिखी, और वो उसके करोड़ों रुपए वो उनके वो लिबास पर भी खर्च किए गए। उसके बावजूद मैं हैरान रह गई, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो मैं यहाँ अदा नहीं कर सकती, उसमें थे कि मुझे लगा कि उमराव जानदा लखनऊ की कभी भी नहीं थी, वो PIB कॉलोनी में रहती थी, मुझे तो ये लगा, या वो पता नहीं कुल लांडी कुरंगी की रहने वाली थी। बिल्कुल, जब आप किसी भी चीज़ को कॉपी भी करें तो मसला जो बैकग्राउंड है वो ज़रूर। एक इंग्लिश मूवी थी वो द प्रिटी वुमन, जूलिया रॉबर्ट की, उसको इंडिया ने पिक्चराइज किया डिट्टो कॉपी, लेकिन इतनी खूबसूरत कॉपी। वो प्रिटी जिंटा उसमें थी और सलमान खान। कहानी वही थी, ट्रीटमेंट सेम था, रानी मुखर्जी। बहुत बहुत अच्छा कॉपी, बहुत अच्छी कॉपी थी। अच्छी कॉपी हो ना तो आपको, हर आदमी तो इंग्लिश मूवी नहीं देखता था, तो हमने देखी हुई थी प्रिटी वुमन, तो हमने कही तो, लेकिन उसको कॉपी कहने को दिल नहीं चाहता क्योंकि वो उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में बनाई थी। तो ये तो जनाब हो गई आज का सेशन हमारा मुकम्मल है। तो एक अगले सेशन में एक दूसरी किताब से आपकी कोई हम इक़्तिबास सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, ज़रूर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।